पर कब्जे के बगैर नामुमकिन है। पुतिन का टारगेट कीव कब होगा अचीव? आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। रूस की सेना ने ऑपरेशन कीव को अचीव करने के लिए प्रचंड प्रहार करने शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस ने एक दिन में यूक्रेन पर करीब 5,500 करोड़ की मिसाइलें दाग दी हैं। सबसे बुरा हाल यूक्रेन की राजधानी कीव का है, जहां लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। अंदर खाने की रिपोर्ट यह है कि जेलेंस्की के रक्षक भी सुपर अलर्ट मोड में हैं, क्योंकि महायुद्ध के बीच जेलेंस्की को किडनैप करने का प्लान एक बार फिर एक्टिव हो गया है। जलते कीव में कमांडो ऑपरेशन का प्लान आखिर कितना खतरनाक है, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें। काला सागर में मौजूद रूस के युद्धपोत से मिसाइल चली और सीधे ललीव में जाकर गिरी। रूस की धरती से शाहिद ड्रोन उड़े और कीव पर बारूद की बरसात कर दी। कीव के आसमान में ड्रोन से ऐसी आग लगाई कि पूरा आसमान लाल हो गया है। आसमान से हुई बारूदी अग्निवर्षा का असर कीव की धरती पर ऐसे कहर बनकर टूटा। रूस ने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-95 और Tu-160 उड़ाए। दोनों बॉम्बर से मिसाइलें निकली जो कैस्पियन सागर को पार करके सीधे यूक्रेन में आग बनकर बरसी। गनीमत बस इतनी कि बॉम्बर से न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। सवाल है कि क्या क्राइमिया ब्रिज पर अटैक का बदला पुतिन पूरे यूक्रेन को दहला कर लेने वाले हैं? क्या पुतिन ने युद्ध को फाइनल स्टेज पर पहुंचाने के ऑर्डर पर साइन कर दिया है? क्या कीव पर कब्जा करके पुतिन की मंशा जेलेंस्की को हाउस अरेस्ट करने की है? क्या कीव से 700 किलोमीटर दूर जेलेंस्की की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे स्पेशल कमांडो क्यों सुपर एक्टिव हो गए हैं? क्या कीव में जेलेंस्की की जान के दुश्मन फिर घुस आए हैं? क्या पुतिन का प्लान कीव पर कब्जा कर जेलेंस्की को हाउस अरेस्ट करने का है? क्या युद्ध में जेलेंस्की गायब हो जाएंगे? पुतिन के जासूस ढूंढ नहीं पाए। क्या जेलेंस्की किडनैप होने वाले हैं? चलते कीव में कितने बड़े कमांडो ऑपरेशन की तैयारी है? जेलेंस्की कितना अभेद कमांडो कवच तैयार किया है? इनके डिटेल्स हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए, ये दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो माने जाते हैं। इनका नाम ही इनके काम की पहचान है। हम इनका नाम भी बताएंगे, इनका काम भी दिखाएंगे, लेकिन अभी ये जिस काम की तैयारी में लगे हैं उसका ग्राउंड जीरो यूक्रेन में है। क्योंकि यूक्रेन के पति व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन में कहां है, इसका जवाब है वो यूक्रेन की राजधानी कीव में है। कीव में कहां है तो अपना पता खुद जेलेंस्की ने पूरी दुनिया को बता रखा है। व्लादिमीर जेलेंस्की के मुताबिक वो कीव के सेंटर में मौजूद प्रेसिडेंशियल हाउस में है। Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись. І нікого не боюсь, стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій вітчизняній війні.
यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन में बैठकर जेलेंस्की की यही वो ललकार है जिसने पुतिन का मूड खराब कर दिया है। पुतिन गुस्से में उबल रहे हैं। यूक्रेन में चौतरफा हमले हो रहे हैं। रूस के टारगेट पर फिर कीव है। जापोरिजिया सुलग रहा है। ललीव चर्नोबिल दहल रहा है। लुहांस्क, खार्किव और ओदेसा पर लगातार रूस की मिसाइलें रही। पश्चिमी देशों को यकीन हो चला है कि पुतिन अब इनमें विंटर वॉर और बढ़े। पुतिन के हमले और तेज होते जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक का कहना था, सर्दियों से पहले रूस के साथ युद्ध जीतना होगा। यूक्रेन युद्ध में काफी दिन पहले से विंटर वॉर का अलार्म बजने लगा था। दुनिया की मीडिया में चर्चा हो रही थी कि आने वाली सर्दियों में यूक्रेन को लेकर पुतिन के इरादे ठीक नहीं हैं और खून जमा देने वाली सर्दी में पुतिन यूक्रेन में ऐसी जंग की शुरुआत करेंगे जिससे यूक्रेन में हाहाकार मच जाएगा। अब यूक्रेन में हूबहू वही हो रहा है। रूस ने एक साथ यूक्रेन में धरती, समंदर और आसमान तीनों मोर्चों से हमले तेज कर दिए हैं। दावा किया गया है कि पुतिन की सेना बड़ी ही खामोशी के साथ यूक्रेन में सर्दी वाले युद्ध का तूफान समेटे हुए है, जिसे वक्त रहते जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक ने साफ-साफ शब्दों में आगाह कर दिया था। हमारे लिए ये बहुत अहम है कि हम सर्दियों में प्रवेश न करें। सर्दियों के बाद जब रूसियों के पास पैर जमाने के लिए अधिक समय होगा तो ये निश्चित रूप से अधिक कठिन होगा। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें ये संभावना न दें। रूस में अब सर्दी चंद महीने दूर है। युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, यूक्रेन की हालत उतनी ही खराब होती जाएगी। यही वजह है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक बार-बार बयान दे रहे थे कि यूक्रेन को सर्दियों की शुरुआत से पहले युद्ध जीतना होगा, नहीं तो सर्दियों के मौसम में पुतिन की सेना रूस के कब्जे वाले इलाकों में अपने पैर जमा लेगी और रूसी सेना को आराम से हमला करने का मौका मिल जाएगा। यही वजह है कि अब यूक्रेन की सेना खार्किव से लेकर खेरसान तक आक्रामकता के साथ रूस की सेना को पीछे खदेड़ रही है, लेकिन अब पुतिन की सेना फिर आक्रामक हो गई है। रूस यूक्रेन सीमा का तापमान अक्टूबर में 2 डिग्री है, नवंबर में -4 डिग्री, दिसंबर में -8 डिग्री, जनवरी में -10 डिग्री, फरवरी में -10 डिग्री, तो मार्च में -5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रहेगा। ऐसे में युद्ध अगर लंबा खिंचा तो यूक्रेन के लिए एक बुरे सपने जैसा होगा, क्योंकि रूस के जखीरे में बर्फ में भी लड़ने वाले साजो सामान है। पुतिन की कोशिश यूक्रेन के युद्ध को सर्दियों तक खींच ले जाने की थी, क्योंकि पुतिन श्योर हैं कि अगर युद्ध विंटर में एंटर कर गया तो यूरोप क्या अमेरिका को भी घुटने पर आना पड़ेगा और उनके कीव पर कब्जे वाले प्लान के कारगर होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन दावा किया जा रहा है कि अगर पुतिन की सेना कीव पर कब्जा जमाने में कामयाब हो भी गई, फिर भी जेलेंस्की को रूस की सेना छू तक नहीं पाएगी। ऐसे हालात में जेलेंस्की अपनी सरकार कहां से चलाएंगे, उसकी भी तैयारी हो चुकी है। ऐसे वक्त में पहली कोशिश जेलेंस्की को सही सलामत बचाने की होगी, जिसके लिए 220 घातक कमांडो नेटो देश लिथुआनिया के एक एयर बेस पर हाई अलर्ट पर है। इस स्पेशल टीम 150 यूएस नेवी सील कमांडो और 70 ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस कमांडो हैं, यानी दुनिया के 220 घातक कमांडो जेलेंस्की के लिए महाकवच बन जाएंगे। ब्रिटेन के मशहूर अखबार द सन का हवाला देकर रूसी मीडिया स्पुतनिक ने दावा किया है कि ये कमांडो दिन के 24 घंटे रेडी टू रेस्क्यू मोड में है।
जेलेंस्की की जान बचाने के लिए अमेरिका के नेवी सील्स और एसएएस कमांडो लिथुआनिया से पहले हवाई रास्ते पोलैंड आएंगे और फिर पोलैंड से फुल प्रूफ हेलीकॉप्टर्स से कीव में लैंड होंगे, क्योंकि लिथुआनिया और यूक्रेन के बीच में बेलारूस है जो रूस का जिगरी यार और जेलेंस्की का जानी दुश्मन बना हुआ है। कीव के कुरुक्षेत्र में पहुंचकर नेवी सील्स और एसएएस कमांडो कैसे अपना काम करेंगे, उसका ट्रेलर पूरी दुनिया देख चुकी है। कीव की जमीन पर अमेरिका के नेवी सील्स कमांडो का मुकाबला रूस के कातिल कमांडो स्पेत्सनाज़ से होगा, साथ ही कादिरव के किलर कमांडो वैगनर ग्रुप से भी होगा, जो कीव में जेलेंस्की के जान के दुश्मन बने हुए होंगे। लेकिन कीव की धरती पर इनका सामना अमेरिका के सील्स कमांडो और ब्रिटेन के स्पेशल एयर सर्विस कमांडो से हो सकता है, जिनका मिशन जेलेंस्की को जिंदा बाहर निकालने का होगा। नेवी सील्स और एसएएस कमांडो पहले जेलेंस्की को अपने कवर में लेंगे, फिर हवाई या सड़क के रास्ते उन्हें पोलैंड सीमा पर लाएंगे और फिर या तो जेलेंस्की को पोलैंड में किसी सेफ हाउस तक पहुंचाएंगे या फिर उन्हें लिथुआनिया ले जाएंगे, जहां से कीव आएंगे। यानी पुतिन के हर वार का कार्ड अमेरिका ने तैयार कर रखा है। अमेरिका के हथियारों ने रूस के पसीने छुड़ा दिए हैं। पुतिन की सेना हताश होकर पीछे भागने को मजबूर हो गई। अब एक बार फिर रूस ने यूक्रेन में हमले तेज कर दिए हैं और उनके निशाने पर फिर कीव है, जहां फिर आग के गोले बरसने शुरू हो गए हैं। कीव जल रहा है और वहां के लोगों का दिल दहल रहा है। न जाने पुतिन आगे क्या करने वाले हैं, न जाने पुतिन का और कौन सा हथियार तबाही लाने वाला है। लेकिन इससे पहले कीव पूरा जलकर राख हो जाए, जेलेंस्की ने जो बाइडेन से फोन पर बात की है और उनसे एक दिव्यास्त्र मांगा है। क्या है वो दिव्यास्त्र जो बन सकता है कीव का कवच? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार दहशत। दहशत पैदा होने पर दुनिया के बड़े बड़े योद्धा कांप उठते हैं और पुतिन ने कीव में जो मिसाइलों की मूसलाधार बारिश की है, उसका मकसद भी है दहशत पैदा करना। और ये दहशत पैदा हो चुकी है। पुतिन ने कीव में जो प्रलय बरसाया, उसने न सिर्फ पूरे यूक्रेन को हिलाकर रख दिया है, बल्कि जेलेंस्की को भी जबरदस्त झटका दिया है। जेलेंस्की की हालत ये है कि उनको बंकर में छुपना पड़ रहा है। और उन्होंने दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को फोन पर बात कर उनसे मदद मांगी है। 24 फरवरी को जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई, तब पुतिन की आर्मी सीधे कीव की तरफ बढ़ रही थी। उस वक्त अमेरिका और उसके साथी देशों ने जेलेंस्की को शरण देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन जेलेंस्की ने बहादुरी दिखाई और कीव नहीं छोड़ा। लेकिन पुतिन के अक्टूबर अटैक ने पहली बार जेलेंस्की को भयभीत कर दिया है। पहली बार जेलेंस्की इतने विचलित नजर आए हैं। जेलेंस्की ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से फोन पर बात की है। जेलेंस्की ने जर्मनी के चांसलर से फोन पर बात की है। लेकिन जेलेंस्की ने सबसे अहम बातचीत अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ की है। और इसी बातचीत में अमेरिका ने तैयार किया है पुतिन के खिलाफ एक बड़ा प्लान।
जिसका केंद्र बिंदु है एक ऐसा महाघातक दिव्यास्त्र जो सिर्फ अमेरिका के पास है। क्या है ये प्लान और कौन सा दिव्यास्त्र अब अमेरिका ज़ेलेंस्की को सौंपने जा रहा है, आगे आपको बताएंगे और साथ ही ये भी समझाएंगे कि आखिर कैसे अमेरिका के 33 करोड़ लोग पुतिन के खौफ में जी रहे हैं। आखिर क्यों पुतिन के खौफ के चलते अमेरिका में एक खास दवा की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हो रही है। आखिर ये कौन सी दवा है जो पुतिन के परमाणु हमले से बचा सकती है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बाइडेन और ज़ेलेंस्की के बीच हुई सीक्रेट कॉल पर। बाइडेन ने कहा कि पुतिन ने कीव पर हमला करके गलत कदम उठाया है। अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा सहायता के वचन को आगे भी जारी रखेगा। इस पर ज़ेलेंस्की ने मांग रखी कि उनके देश को एक जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है ताकि वो कम से कम कीव की हिफाजत कर सकें और पुतिन के इस तरह के मिसाइल हमलों से बचा सकें। बाइडेन ने जवाब दिया कि अमेरिका यूक्रेन की हिफाजत के लिए सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम प्रदान करेगा। ज़ेलेंस्की और बाइडेन के बीच एयर डिफेंस सिस्टम पर चर्चा हुई है। अमेरिका के न्यूज चैनल CNN के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है। यानी NASAMS वो दिव्यास्त्र है जिसको ज़ेलेंस्की अपनी सुरक्षा के लिए रामबाण समझ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि NASAMS की 8 खेप को यूक्रेन तक पहुंचाने और इंस्टॉल करने के लिए भी कम से कम 2 महीने का वक्त जरूरी है। सबसे पहले आप NASAMS नाम के इस महाघातक दिव्यास्त्र की ताकत देखिए। ज़ेलेंस्की लंबे समय से अमेरिका से NASAMS एयर डिफेंस की मांग कर रहे हैं। NASAMS अमेरिका का सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के पास थार्ड और पैट्रियट जैसे जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका अपनी राजधानी वॉशिंगटन और राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस की सुरक्षा के लिए NASAMS यानी नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लगा रखा है। अगर यूक्रेन को NASAMS की सप्लाई शुरू हो गई तो ये बाइडेन का ज़ेलेंस्की को बहुत बड़ा गिफ्ट होने जा रहा है। NASAMS जैसा जो एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका की राजधानी की सुरक्षा करता है, अब वही यूक्रेन की राजधानी की भी सुरक्षा में तैनात होगा। दुनिया के कई देशों जैसे फिनलैंड, द नीदरलैंड्स, स्पेन, नॉर्वे, ओमान और भारत भी NASAMS सिस्टम का सौदा अमेरिका से कर चुका है। अभी 3 दिन पहले कुवैत को भी अमेरिका ने NASAMS सिस्टम सप्लाई करने का फैसला किया है। अमेरिका में जब 9/11 का हमला हुआ और एक प्लान को हाईजैक कर अमेरिका पर हमला किया गया, इस 9/11 की असफलता के बाद वॉशिंगटन में NASAMS डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल करने का भरोसा किया गया, क्योंकि ये क्रूज मिसाइलों और मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर ज्यादा बेहतर तरीके से निशाना लगा सकता है। NASAMS एयर डिफेंस में 3 यूनिट होती है: रेडार डिटेक्शन यूनिट, मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट, मिसाइल फायरिंग यूनिट। एयर डिफेंस का रेडार मिसाइल, एयरक्राफ्ट या क्रूज को डिटेक्ट कर सकता है। मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट से पलटवार का फैसला लिया जाता है और मिसाइल फायरिंग यूनिट प्रोजेक्टाइल को आसमान में ही खत्म कर देती है। NASAMS एयर डिफेंस न्यूनतम 100 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाले प्रोजेक्टाइल का खात्मा कर सकती है और यही जबरदस्त एयर डिफेंस कीव की सुरक्षा कर सकता है।
पुतिन ने अपने एक बयान में परमाणु बम का जिक्र भर किया। और 2 अक्टूबर 2022 को अमेरिका की सरकार ने 2389 करोड़ रुपए की आयोडीन दवा खरीदने का ऐलान कर दिया। अमेरिका के इतिहास में पहली बार एक साथ इतनी ज्यादा आयोडीन गोली की खरीदारी हुई है। दावा किया जा रहा है कि संभावित केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए ये दवाइयां खरीदी गई हैं। पुतिन की धमकियों से पूरा यूरोप दहशत में है। यूरोप में पुतिन का दुश्मन नंबर 2 पोलैंड भी परमाणु हमले के खतरे से भयभीत हो रहा है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोप में भी तेजी से परमाणु दवाओं की बिक्री बढ़ी है। रूस और यूक्रेन से सटे देश पोलैंड में इस तरह की दवाइयों के वितरण के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए गए हैं। रॉयटर की खबर है कि पोलैंड के सभी 16 प्रांतों में आयोडीन की दवा बांटी जा रही है। ये दवा बांटने के लिए पोलैंड के अंदर 500 से ज्यादा वितरण केंद्र बनाए गए हैं। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस भी समझ चुकी हैं कि पुतिन गुस्से में कोई भी फैसला ले सकते हैं, इसलिए उनकी सरकार भी बहुत तेजी से पोटेशियम आयोडाइड की दवा की बिक्री को बढ़ावा दे रही है। रूस के एक और दुश्मन फिनलैंड में एक हफ्ते के अंदर आयोडीन की 90,000 गोलियां बिक चुकी हैं। यूरोपियन यूनियन यूक्रेन में 55 लाख पोटेशियम आयोडीन की गोलियां भेजने जा रहा है। अब सवाल ये कि आखिर आयोडीन की गोली परमाणु हमले से कैसे बचाएगी? दरअसल परमाणु विस्फोट होते ही हवा में रेडियो एक्टिव आयोडीन घुल जाती है। सांसों के जरिए शरीर में पहुंचकर रेडियो एक्टिव आयोडीन जान ले सकती है। लेकिन अगर एंटी रेडिएशन आयोडीन रेडियो एक्टिव आयोडीन को निष्क्रिय कर देती है और शरीर न्यूक्लियर रेडिएशन के प्रभाव से बचने की उम्मीद बढ़ जाती है। इस वक्त पूरी दुनिया में जिस तरह के घटनाक्रम जारी है, ये बिल्कुल साफ लग रहा है कि जैसे पहले और दूसरे विश्व युद्ध से भी खतरनाक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इंसान बढ़ चुका है। यूक्रेन जंग के दौरान हालात और तस्वीर ही नहीं बल्कि समीकरण भी बदलने लगे हैं। जंग से दूर रहने की बात करने वाले बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको अब जंग में शामिल होने की बात कर रहे हैं। यानी यूक्रेन जंग में एक ऐसा त्रिकोण बन रहा है जो यूरोप में एक बड़ी जंग का बायस बन सकता है। इससे पहले कमांडर सरगई सुरोविकिन के हाथ यूक्रेन जंग की कमान सौंपकर राष्ट्रपति पुतिन अपने इरादे जो हैं वो साफ कर चुके हैं। ये एक ऐसा त्रिशूल है जिसके टारगेट पर राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ साथ राजधानी कीव भी है। यूक्रेन जंग में बेलारूस की एंट्री बन गया नया त्रिकोण। बेलारूस से होगा यूक्रेन पर फाइनल असॉल्ट। जेलेंस्की को मिलकर घेरेंगे पुतिन, सुरोविकिन और लुकाशेंको। त्रिशूल का टारगेट कीव। दस और 11 अक्टूबर को यूक्रेन में जिस तरह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गुस्से का कहर बरसा, उसे देखकर दुनिया सहमी हुई है। इसके अलावा दुनिया की दहशत राष्ट्रपति पुतिन के करीबी दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के एक बयान ने और भी बढ़ा दिया है। आखिर बेलारूस के राष्ट्रपति ने ऐसा क्या बोल दिया जिसके बाद पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ गई है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले वो तस्वीरें दिखाते हैं जिनके सामने आने के बाद यूरोप में एक नई और बड़ी जंग का खतरा बढ़ गया है।
नई जंग की तैयारी करते ये यूक्रेन के सेना के जवान हैं और इस वक्त ये यूक्रेन के पड़ोसी देश बेलारूस की सीमा से सटे एक इलाके में जंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। दरअसल यूक्रेन का आरोप है कि अब बेलारूस रूस का साथ देने के लिए जंग में उतरने वाला है और यूक्रेन की पश्चिमी सीमा पर एक नया वॉर फ्रंट खुलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। लिहाजा वो बेलारूस के अटैक को काउंटर करने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। Республіка Білорусь є союзником Російської Федерації у агресії проти України. Тому ми оцінюємо весь спектр загроз і вживаємо заходи для того, щоб ці загрози не були виконані противником проти України. यूक्रेन की पश्चिमी सीमा पर जंग की तैयारी दरअसल बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के एक बयान के बाद ही शुरू हुई है। राष्ट्रपति लुकाशेंको ने ये ऐलान किया है कि बेलारूस और रूस अब मिलकर अपने देशों के सैनिकों का एक जॉइंट ग्रुप बनाएंगे, लेकिन इन सैनिकों को कहां तैनात किया जाएगा या फिर इस जॉइंट फोर्स बनाने के पीछे उनका क्या मकसद है, ये उन्होंने साफ नहीं किया। Обострением на западных границах союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку союзного государства. आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर यूक्रेन जंग के बीच ऐसा कौन सा नया समीकरण बन गया है जिसने दुनिया की टेंशन को बढ़ा दिया है। दरअसल बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने ये सीधा इशारा दे दिया है कि अब वो भी यूक्रेन जंग में शामिल होने जा रहे हैं। राष्ट्रपति लुकाशेंको के बयान का सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अब रूस यानी व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस यानी अलेक्जेंडर लुकाशेंको के निशाने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति लुकाशेंको का यह भी कहना है कि बेलारूस अपने सहयोगी देश रूस को अपने देश में उसका सैन्य बेस बनाने के लिए जमीन भी देने वाला है। दरअसल बेलारूस और यूक्रेन के बीच 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सरहद है और बेलारूस में रूसी सैन्य ठिकानों का बहुत बड़ा मतलब निकलता है। रूस ने युद्ध की शुरुआत सबसे पहले यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर हमला कर की थी, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अब वही रूस यूक्रेन को घेरने के इरादे से पश्चिमी यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। आइए आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि अगर बेलारूस में रूस अपना सैन्य बेस बनाता है तो इसका क्या मतलब निकलता है। दरअसल बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से यूक्रेन की राजधानी कीव की दूरी 528 किलोमीटर है, जबकि बेलारूस बॉर्डर से कीव की दूरी महज 150 किलोमीटर के आसपास है, जिसका मतलब ये हुआ कि रूस के लिए पश्चिमी यूक्रेन पर हमला करना बेहद आसान हो जाएगा। इस प्लान की वजह से यूक्रेन के लुतस्क, रिवने, जतोमर, कीव, चर्नीहाइव जैसे 5 अहम इलाके पुतिन की वॉर मशीनरी की जद में आ जाएंगे और इसी रास्ते के जरिए रूसी सेना कीव तक भी पहुंच सकती है। लेकिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए सिर्फ यही एक बुरी खबर नहीं है। इससे पहले कमांडर सर्गेई सुरोविकिन के हाथ यूक्रेन जंग की कमान सौंपकर राष्ट्रपति पुतिन अपने इरादे साफ कर चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के खिलाफ एक ऐसा त्रिशूल बन चुका है जिसके टारगेट पर उनके साथ साथ राजधानी कीव भी है। अगर दुनिया राष्ट्रपति लुकाशेंको को
व्लादिमीर पुतिन का राइट हैंड कह रही है, तो मौजूदा हालात और राजधानी कीव पर मिसाइल अटैक के बाद कमांडर सर्गेई सुरोविकिन को पुतिन का लेफ्ट हैंड कहा जा रहा है। यानी अब राष्ट्रपति जेलेंस्की को पुतिन, लुकाशेंको और सुरोविकिन अपनी नई रणनीति के तहत मिलकर घेरेंगे। आइए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का रूस की मदद करने के पीछे का मकसद है क्या। दरअसल रूस के राष्ट्रपति के करीबी दोस्त और सहयोगी यानी बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को यूरोप का आखिरी तानाशाह का नाम भी दिया गया है। इसके अलावा लुकाशेंको के दोस्त और दुश्मन उन्हें डैड के नाम पुकारते। राष्ट्रपति लुकाशेंको 27 साल से बेलारूस की सत्ता पर काबिज है। सोवियत संघ के समय बेलारूस उसका हिस्सा था और सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में बेलारूस एक आजाद मुल्क बना। लेकिन पुतिन की ही तरह लुकाशेंको भी सोवियत संघ के टूटने से नाराज थे और खबर के मुताबिक लुकाशेंको एकमात्र सदस्य थे जिन्होंने सोवियत संघ के विघटन के खिलाफ वोट दिया था। लुकाशेंको पहली बार 1994 में बेलारूस के राष्ट्रपति चुने गए और साल 2020 में लुकाशेंको लगातार 6वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति चुने गए। साल 2012 में OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने बेलारूस में आलोचकों और नागरिकों के खिलाफ दमनकारी और हिंसक कार्रवाइयों के लिए उन्हें मोस्ट करप्ट पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। इतना ही नहीं, 2012 में एक इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति लुकाशेंको ने खुद ये ऐलान किया था कि वो यूरोप में आखिरी और इकलौते तानाशाह हैं। राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति लुकाशेंको के बीच इस कदर गहरी दोस्ती है कि लुकाशेंको बिना किसी आधिकारिक सूचना के पुतिन से मिलने के लिए आ सकते हैं। 7 अक्टूबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रपति लुकाशेंको ने न सिर्फ उनको एक ट्रैक्टर बतौर गिफ्ट दिया, पर इसी गिफ्ट के बहाने उन्होंने रूस के खिलाफ खड़े देशों पर तंज भी कसा था। Хлеб, может еще что-то, она универсальная, вырастим и Дуде Моровецкому, Европе там, чтобы не голодали, чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам. इतना ही नहीं, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको अपने एंटी नेटो और अमेरिका स्टैंड के लिए भी मशहूर हैं। 10 अक्टूबर को राजधानी कीव पर हुए मिसाइल अटैक के बाद उन्होंने यूक्रेन और नेटो पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा था कि वो बेलारूस पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं और उस पर परमाणु हमला तक कर सकते हैं। टेरर फंडिंग मामले में यूपी एटीएस ने राज्य के अलग अलग इलाकों से 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के द्वारका इलाके में कारोबारी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में राप्ती नदी के उफान पर आने से 10 से ज्यादा गांवों में पानी घुस गया, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। हरियाणा सरकार ने 1300 नई बसें खरीदने की मंजूरी दे दी। इसका फैसला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बैठक में लिया। 300 बसेस, मिनी बस और एसी बसेस ये सब ली गई हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में हाथियों के एक झुंड के रिहायशी इलाके में आने से लोग दहशत में आ गए।